हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर आया है। और इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा एग्ज़ाम व्यू से। इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को लेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से, और उसको हम एनालाइज करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो होंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में समझाए जाएंगे, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें हम हर एक बारीकी पे प्रकाश डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आपको पता है, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हियर ओवर इन्वायरमेंट, क्लास 10 CBSE NCERT साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक हियर। दैट्स इम्पोर्टेंट चैप्टर ओवर environment. But next question arrive here, that's important for the exam view. You know that's important. In the flowing food chain, plant provide to the 500 joule of energy to rats. How much energy will be able to hawks from snake? You know that's important question here. The examiner here provides here a energy of 500 joule of rat. That's important point here. The 500 joules of the rat and how much energy will be available to be hawks from snakes. That's important. In an ecology and ecosystem, only 10% of energy is transferable from one tropical level to the next. I have already understand the ecosystem, only 10% of energy is a transfer from one tropical level to the next. So 10% low as the rest of dissipated into the environment. And therefore, if a plant beginning produce a 1 ST tropical level, a transfer of 500 joule of energy to rat, the second tropical level that a rat would be transfer only 50% joule of energy for the snake. And third tropical, which is a turn, will be transfer only 5 joule of energy to hogs. That's important. And fourth last tropical level is a food chain. That's important. There is a hogs from a snake. There are 50 to 5% energy transfer here. That's important here. And let's analyze here. You know that there is a most important example, reversible processing here. First of all, see here of 500s for the rat, but other case is a difference here. There is a 100 joule of energy available to be a lion. Know that in the flowing food chain, 100 joule of energy available to be a lion. For the first is here a plant, deer and lion. As per a 10% low of flow of energy is ecosystem, only 10% of energy is received by the next topic label here. Hereas in the given food chain, if 100 joule of energy available to lion, the plants are produced have 10,000 joule of energy available to them. You know that is important. 100 joule for the lion. There is a reversible processing here.
10 is multiplied by 100 means 1000 for the deer, and 1000 multiplied by 10, that's the plants is here 10,000 joule available for the plants here. You know that is the reversible processing here. हम जो यहाँ चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, हमारा पर्यावरण। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी का विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में पौधे चूहे को जो है 500 जूल ऊर्जा प्रदान करता है, तो सांप से बाज को कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और हमने जो आपके समक्ष दो क्वेश्चन लाए हैं इसी के अंतर्गत, एक जो है आगे बढ़ते हुए और एक पीछे बढ़ते हुए, तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम व्यू में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि रिवर्सिबल प्रोसेसिंग कैसे हो सकता है और रिवर्सिबल प्रोसेसिंग कैसे रहेगा। तो देखा जाए यहाँ चूहे को जो दे दिया एग्जामिनर ने 500 जूल ऊर्जा है, तो आपसे सांप और बाज की ऊर्जा पूछ ली गई है। अब जर्नल सी बात है, 10% के रूल क्या कहता है? कहते हैं एक पारिस्थितिक तंत्र में केवल 10% ऊर्जा का ही पोषक से दूसरे पोषक स्तर तक स्थानांतरित होती है, यानी 10% जो है कानून और बाकी पर्यावरण में नष्ट हो जाती है। सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफ़र होती है, बाकी जितने भी ऊर्जा बचती है सब के सब 90% जो है ख़त्म हो जाती है। इसलिए यदि पौधे प्रथम पोषक स्तर के उत्पादक होने के नाते अगर देखा जाए तो 500 ऊर्जा चूहे को है, तो अगली सतर में जो होगा स्थानांतरित करेगा चूहे जो सांप को करेगा सिर्फ 50 जूल ऊर्जा ही स्थानांतरित करेगा। और देखा जाए तो तीसरे पोषक स्तर में स्थानांतरित करेगा जो बदले में केवल, क्योंकि 10 हट जाएगा तो सिर्फ 5% ऊर्जा स्थानांतरित करेगा बाज, यानी एक खास श्रृंखला में बाज जो होगा चौथा और अंतिम पोषक स्तर के लिए जाना जाएगा, और उसके पास सिर्फ 5 जूल ही ऊर्जा आएगा। यानी देखा जाएगा चूहे को अगर यहाँ पर 500 जूल दिया गया है तो वहीं पर पौधे में जो होगा 5000 होगा। अब पौधों में 5000 होगा तो चूहे में कितना हो जाएगा 500 जूल, उसके बाद सांप में कितने रह जाएगा 50 जूल, और एटलीस्ट बाज में आते आते 5 जूल ही स्थानांतरित कर पाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर उदाहरण है, एग्जाम्पल है, और एग्जाम व्यू से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चलते हैं रिवर्सल प्रोसेसिंग को देखते हैं। यहाँ पर जो हम अगला उदाहरण देख रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखलाओं में शेर को जो है 100 जूल ऊर्जा उपलब्ध होती है, उत्पादों को कितनी ऊर्जा उपलब्ध थी? तो ये देखिए ये रिवर्सिबल प्रोसेसिंग है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप पहला जो प्रोसेसिंग थी लास्ट और शुरू से बीच से ली गई थी और यहाँ पर जो है लास्ट से ली गई है, तो ये दोनों क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में इतनी कठिनाई नहीं होने वाली है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि शेर के पास जो कि अंतिम उपभोक्ता है इसके पास 100 जूल ऊर्जा है, तो जर्नल सी बात है हिरन के पास कितना होगा और जो है उत्पादक पौधे के पास कितना होगा। किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा के प्रभाव के 10% नियम के अनुसार अगले पोषक स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है, यानी आप जितना मर्जी यूज़ कर लो खा जाओ आपको सिर्फ 10% ऊर्जा ही मिलेगी, बाकी की 90% ऊर्जा जो होगी वेस्ट होगी। इसलिए दी गई खाद्य श्रृंखला में यदि शेर को 100 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो पौधे या उत्पादक को जो है 10,000 ऊर्जा उपलब्ध होगा। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि फिर हिरन को कितना होगा। अब हिरन को 10% रूल के अंतर्गत अगर शेर के पास 100 जूल है तो 10% रूल ये कहती है कि 10 जो है 0 1 जुड़ेगा 100 में, तो 1000 हिरन के पास हुआ। जब हिरन के पास 1000 जूल ऊर्जा हुआ तो एक और 0 जो है 1000 में जुड़ेगा, तो जर्नल सी बात है पौधे के पास 10,000 ऊर्जा जो है उपलब्ध था। यानी देखा जाए तो 10% के रूल के अंतर्गत पौधों को सिर्फ 10,000 ऊर्जा से स्टार्टिंग होगा और शेर तक पहुंचते पहुंचते जो है 100 जूल ऊर्जा रह जाएगा।
तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ज़रूरी भी है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ भी बात अधूरी रह गई होगी। आपने फॉरवर्ड और रिवर्स वर्ड दोनों ही आपने जो है बहुत काफ़ी अच्छे समझ लिया है। अगर कहीं से भी आ जाए, हिरन का भी पूछ लिया जाए, तो आपने 10% के ऊर्जा के अंतर्गत ही करना।